और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया यानी आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें मैंने दो चीजें इंक्लूड की हैं, एक तो है आपका क्यूबाइड और दूसरा क्यूब। तो पहले तो हम क्यूबाइड के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और उससे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में कि क्यूब के कौन से फार्मूले होते हैं, ठीक है, और उसके क्वेश्चन किस तरह बनते हैं। और उसके बाद दोनों को मिलाकर यानी क्यूबाइड और क्यूब यानी घनाभ और घन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हर तरह के मैंने क्यूब और क्यूबाइड यानी घन और घनाभ के क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो चलो देखते हैं क्यूबाइड। इसका फार्मूला क्या होगा? सारे पहले तो फार्मूले हम देख लेते हैं। फार्मूला अगर देखो इसका, तो क्यूबाइड इस तरह का होता है, यानी जैसे आपने माचिस की डिबिया देखी होगी, जूते का डब्बा देखा होगा, तो इस तरह की चीजें देखे हो तो इसको बोलते हैं क्यूबाइड, ठीक है ना, यानी घनाभ। क्यूबाइड का मतलब क्या हो गया? घनाभ। अब देखो इसमें हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये क्या है। ये इसकी लेंथ है, ठीक है, तो हम इसको एल लिख ले। इसकी लंबाई जो है लेंथ, उसको हम एल लिख लेते हैं। इसकी चौड़ाई ब्रेथ, इसको हम बी से लिख लेते हैं। और इसकी हाइट यानी ऊंचाई है एच, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें पहले जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें, तब हमको फार्मूला लिखने में आसानी होगी। अब यहां पर बात आती है कि इसमें कितने फलक होते हैं यानी कितने सरफेस होते हैं। तो यहां से देखो तो इसके 6 सरफेस होते हैं। कौन कौन से? एक तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा कलर यूज कर लेता हूं फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहां पर देखो, एक तो ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक, दूसरा फिर ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, उसके बाद तीसरा ये हिस्सा हो गया, उसके बाद फोर्थ ये वाला हिस्सा हो गया, फिर फिफ्थ ये वाला हिस्सा हो गया, और 6 लास्ट में ये सबसे पीछे वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसके 6 फेस होते हैं, ठीक है ना। तो 6 फेस हो गए इसके। अब यहां पर देखो, सबसे चीज हमको समझना क्या है कि एक क्वेश्चन क्या आता है कि मतलब इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, और इसका कर्व सरफेस यानी टीएसए और सीएसए, तो ये क्या होते हैं, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। अगर मान लो केवल हमको इन 4 का एरिया निकालना हो, ठीक है ना, केवल 4, मतलब ये ऊपर और नीचे वाले को छोड़ दो, तो इसको बोलते हैं सीएसए, कर्व सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। और इसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। और अगर इसी में हम इसका बेस और इसका ये अपर साइड यानी टॉप अगर हम ऐड कर देते हैं इनके एरिया को, तो ये टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है, ठीक है। इतनी चीज समझनी है। अब अगर हमें मान लो कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना हो, तो टोटल सरफेस एरिया, तो मैं लिख देता हूं टीएसए, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं क्या, टीएसए या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हिंदी मीडियम वाले भी इसको टीएसए ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आसान रहेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये अगर निकालना हो तो इसको निकालने का तरीका क्या है? देखो यहां पर अगर हम इन दोनों का देखें, कौन कौन सा, एक ये और एक ये, तो इनके आमने सामने रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? एल इंटू बी। तो इसका एल इंटू बी हो जाएगा और इसका एल इंटू बी हो जाएगा, सही है ना। तो यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 रेक्टेंगल यानी अपर साइड एंड बेस, इन दोनों का अगर हम एरिया देखें तो 2L भी हो जाता है। ऐसे इन दोनों का देखोगे तो 2BH हो जाता है, ठीक है ना, इन दोनों का। और इसका और ये पीछे वाले का देखोगे तो 2HL हो जाता है। तो यहां से हमारा जो टीएसए बनता है ये हो जाता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ये हो जाता है, ठीक है ना। अब यहां से हमको यहां से 2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, LB प्लस BH प्लस HL, हो गया फार्मूला। तो ये तो फार्मूला हुआ हमारा किसका? टीएसए का, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हो गया टीएसए। अब यहां पर अगर ये पूछे कि इसके वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, या इसका आयतन क्या होगा, तो देखो वॉल्यूम के लिए अगर निकालना है, वॉल्यूम मतलब ये हो जाता आयतन, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दे रहा हूं ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जब भी निकालना होगा किसी भी चीज का, अगर हमें आयतन निकालना होगा तो वहां पर याद रख लेना कि हमेशा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करना है। क्या करना है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, याद हो जाएगा फॉर्मूला। यानी ये जितने भी फिगर होंगे इनमें ज्यादातर में ये काम आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें नहीं आएगा काम वो मैं बता दूंगा किस में काम नहीं आएगा। तो जब भी किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये हमें लगाना है। ठीक है, अब आधार का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो आधार इसका क्या है? ये है। ठीक है, आधार इसका यही तो है। तो आधार इसकी लंबाई l है और चौड़ाई b है, लेंथ l ब्रेथ b। तो ये कितना हो जाएगा? आयत ही तो है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? आधार का आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी हो जाएगा l इंटू बी, और फिर ऊंचाई यानी h, यानी बन गया भैया। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, यानी घनाभ का आयतन l इंटू बी इंटू एच, यानी LBH याद रख सकते हो। तो ये हो गया एक। ठीक है ना, दोनों फार्मूले को कितने आसानी से हो गए ना, तो ये समझ में आ गया होगा। तीसरी चीज आती है कि अगर ये पूछा जाए कि इसके 4 वॉल्स का, देखो लिख देते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब ये हमें अगर निकालना हो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो हमारे पास 4 दीवार कौन कौन सी होगी? फिगर फिर से देखो, 4 दीवार कौन कौन सी होगी? एक ये होगा, ठीक है, एक इसके पीछे वाला हो गया 2, और एक ये और एक ये, यानी 4। तो इसका मतलब देखो, तो इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा? इसका हो गया LH, ठीक है ना, 2LH, और इसका हो जाएगा 2BH, 2LH और 2BH। तो हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? 2LH या प्लस 2BH। ठीक है, तो ये निकाल लो, 2LH प्लस 2BH। ये बात आई कि नहीं समझ में? भाई देखो फिगर से ही समझ लो, 4 दीवारों का क्षेत्रफल मतलब 4 का क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एक ये हो गया, एक इसके पीछे वाला हो गया, ये दोनों तो सेम ही होंगे, तो हमने लिख लिया 2LH। फिर ये वाला और ये वाला ये भी सेम होगा, तो इसका हमने लिख लिया 2BH। तो ये हो गया। अब यहां से हमको क्या कॉमन लेना है? 2H कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या? 2LB, और H भी हमने कॉमन ले लिया, तो ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है ना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का। फिर अगली चीज क्या आती है? ये समझ में आ गया ना, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो हुआ। तो एक चीज और भी देखो, यहां से एक चीज और भी समझ में आती है कि अगर हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है, ठीक है, अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई बन गया भाई। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो किसी भी चीज का एरिया ऑफ 4 वॉल्स आएगा ना, या CSA कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आएगा, ठीक है, तो वहां पर हमेशा यही लगेगा, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, यानी पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर वॉल्यूम आया तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये दोनों चीजें याद हो गई। ठीक है, साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो, जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे ना वो नोट कर लिया करो। ठीक है ना, जो चीजें लगे कि हाँ ये आपको अभी तक आपने समझा नहीं है या आपको भी ज्यादा समझने की जरूरत है, हो गया। अब एक चीज और भी आती है, इसमें ये क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो कि कोई क्यूबाइडल रूम है, कोई क्यूबाइडल रूम है, कोई है ना, इस तरह का कोई कमरा है, तो इसमें अगर कोई छड़ रखी जाए तो सबसे लंबी छड़ कौन सी होगी? तो भाई देखो, सबसे लंबी ऐसे तो रखा नहीं जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि जितनी L होगी उतना ही ये होगा। ऐसे भी नहीं रख सकते हो, H हो जाएगा। ऐसे भी नहीं रख सकते हो, जितना B है उतना ही छड़ की लंबाई, तो ये तो नहीं हो सकती। सबसे लंबी छड़ अगर आपको रखनी है तो यहां से इस कोने से इस कोने तक की रखोगे, यानी A ऐसा फिगर, ठीक है ना, ये सबसे लंबी छड़ होगी। तो ये क्या होता है? ये इसका डायगोनल होता है, ठीक है ना, यानी इसका विकर्ण। तो अगर हमें ये निकालना हो तो हम क्या करेंगे? तो यहां से देख लेते हैं, पहले हिंदी में लिख देता हूं कि घनाभ का विकर्ण अगर हमें निकालना हो, घनाभ का विकर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √L² प्लस B²
प्लस एच स्क्वायर, खत्म हो गई बात। यानी अगर हमें डायगोनल निकालना हो सबसे लंबी छड़, ठीक है, चाहे इसको डायगोनल बोलो और चाहे इसको बोलो लार्जेस्ट स्टिक, ठीक है, तो इसका हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा। तो ये इस तरह से ये क्यूबाइड की इतने ही फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूले बनते हैं। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि हम करेंगे हर एक उस कंपटीशन की तैयारी जिसमें मैथ्स भरपूर आता है, ठीक है। बिल्कुल भी मैथ का डर एकदम छूमंतर हो जाएगा, मैथ से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मैं आपको भेज भी दूंगा, ठीक है। आप लोगों को मैं ये प्रोवाइड भी करा दूंगा इसका पीडीएफ। और ये पीडीएफ मिलेगी कहाँ पर? ये मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर अपने डाउट्स आप हमसे पूछने के लिए व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलो अब ये तो हो गया फार्मूला, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हैं। चलो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि अ हॉल्स डायमेंशंस आर 12 मीटर, 10 मीटर एंड 8 मीटर। फाइंड द हॉल्स वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। तो लिख लेते हैं, एल जो दिया गया है वो 12 मीटर है, बी जो दिया गया है वो 10 मीटर है और एच जो दिया गया है वो 8 मीटर है, ठीक है। तो कमरे का आयतन बताना है, तो वॉल्यूम यानी आयतन हमें बताना है। तो अभी क्या बताया कि अगर किसी चीज का वॉल्यूम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। तो एरिया रेक्टेंगुलर होता है यानी एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है ना। एल इंटू बी इंटू एच रख लो सबकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 इंटू 8, ठीक है। 12 इंटू 10 इंटू 8। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 8 जा 96 और ये हो गया 0, तो यानी ये हो जाएगा 960 मीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है अगला कि इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो इसका भी हमने फार्मूला पढ़ लिया था, क्या होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जब भी एरिया ऑफ 4 वॉल्स पूछेगा तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, क्या बताया था, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, यही तो बताया। तो पेरीमीटर यानी आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, तो आधार का परिमाप क्या हो जाएगा 2l प्लस बी और ये हो जाएगा ऊंचाई हो गई h, ठीक है। सबकी वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा ये 2 और l कितना है 12, तो l की वैल्यू रख लो, तो ये हो जाएगा 12, b की वैल्यू रख लो 10 इंटू h की वैल्यू रख लो 8, सारी चीजें रख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो ये जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 10, कितना हो जाएगा 12 प्लस 10 22 इंटू 8। अब यहां से मल्टीप्लाई कर लो, 22 2 जा 44, ठीक है, और इंटू 8, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 4 जा 32 एंड 3 35, यानी ये हो जाएगा 352 मीटर स्क्वायर। ये चीज याद रखना, वॉल्यूम का हमेशा क्यूब यूनिट होता है, ठीक है, और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक। अब इसमें देख लो, ऑप्शन इसमें मैंने दे दिया था पहले क्वेश्चन में, तो यहां पर क्या 960 एंड 352, इसका मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन आगे मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि मुझे जो सॉल्व करके ही बताना, तो ऑप्शन की तो कोई जरूरत ही नहीं है, बिना ऑप्शन के देखो कैसे होंगे, ठीक। चलो फिर अगला देखते हैं कि फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ स्टिक दैट कैन बी केप्ट इन अ हॉल 15 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 9 मीटर हाई। समझ में आ गया। सबसे लंबी छड़ बतानी है कि कितना रखना है। 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े तथा 9 मीटर ऊंचे किसी हॉल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो यहां पर हमें क्या क्या दिया गया, हमें एल दे दिया गया, 15 मीटर लेंथ दी गई, फिर ब्रेथ यानी चौड़ाई दी गई 12 मीटर, फिर हाइट यानी ऊंचाई दी गई एच 9 मीटर। अब हमें इसमें सबसे लंबी छड़ बतानी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट स्टिक, समझ लो, लॉन्गेस्ट स्टिक यानी सबसे लंबी छड़, सबसे लिख देते हैं हिंदी में भी, सबसे लंबी छड़, ठीक है। इसकी लंबाई क्या होगी, तो इसका क्या बताया कि इसका हो जाता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, खत्म हो गई बात। तो कितना हो जाएगा अंडर रूट
एल कितना है 15, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर। बी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। एच कितना 9, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, लग जाएगा सब। तो ये जाएगा अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, इन सबको ऐड कर लो। अब इन सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ऐड कर लो 5 4 9 एंड 1 10 कैरी 1, 8 4 12, 12 2 14 1 15 कैरी 1, फिर 2 1 3 एंड 1 4। सही है ना, सही सही ऐड कर रहा है। तो कितना हो जाएगा ये 450 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो 450 का, तो कितना हो जाएगा 15√2। तो 15√2 इसका आंसर हो जाएगा 15√2 मीटर, ये इसका आंसर हो गया। अगर मान लो क्वेश्चन में √2 की वैल्यू दी होगी तो वो भी पुट कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है ना। अच्छा ये कैसे निकाला 450 का, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो यहां से 2 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर यहां से ये हो जाएगा 3 से, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से हो जाएगा, या अब यहां से हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5। इसमें से रूट से पेयर बाहर आते हैं तो 15 2 5 3 जा 15 ये बाहर आ गया। 2 का कोई पेयर नहीं बचा बना, तो इसलिए हमने √2 लिख दिया। तो आ गया हमारा आंसर 15√2। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, टू मेक अ ओपन टैंक 18 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 6 मीटर डीप, हाउ मीटर लॉन्ग अ शीट बी नीडेड इन इट इज 2 मीटर वाइड इफ इट इज 2 मीटर वाइड। ठीक है, देखो क्या, एक खुली टंकी जिसकी लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 6 मीटर है। ठीक है भाई, क्या क्या दिया गया, L इज इक्वल टू 18 मीटर, B इज इक्वल टू 10 मीटर एंड H इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, गहराई जो होगी ना, वो गहराई जो होती है उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो यहां हो गया 6 मीटर। अब ये कह रहा है कि निर्माण में 2 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी चादर की आवश्यकता होगी। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना। जहां पर जितने बड़ी चादर है, जितनी बड़ी टैंक है, ठीक है, जितना उसका सरफेस एरिया है उतना ही उसका बेस होगा। बात समझो, क्या कह रहा है कि सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि हमें एक टैंक बनाना है। क्या कह रहा है, एक ओपन टैंक बनाना है। ओपन टैंक का मतलब क्या है कि ऊपर से खुला रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम कर लो कि इसके पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लेते हैं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। देखो अगर हमें टैंक बनाना, समझ लो पहले, अगर मान लो हमें टैंक बनाना है और टैंक बनाने में क्या करेंगे कि हमको ओपन टैंक बनाना है, यानी ऊपर से हमको नहीं बंद करना है। ठीक है, तो पहले तो हम इस 4 का निकाल लेते हैं, उसके बाद इस बेस को बंद कर लेते हैं। क्या क्या दिया है, ये 18 दिया गया, ये 10 दिया गया और ये 6 दिया गया। तो सबसे पहले हम इन चारों का निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। फिर उसके बाद हम बेस उसमें ऐड कर देते हैं, तो हमें ये पता लग जाएगा कि इसको कितना एरिया है, कितना लगा इसको बनाने में। समझ में आया कि नहीं। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, तो ये सबसे पहले निकाल लेते हैं कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या करना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। भाई क्या बताया था, अगर हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी आधार का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच, यही तो फॉर्मूला बताया ना। तो रख लो सीधा सा। तो ये कितना हो जाएगा 2, एल हो गया 18, बी हो गया 10 और एच हो गया कितना 6। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 18 प्लस 10, तो इसको ऐड करना है ना कि मल्टीप्लाई। तो 18 प्लस 10 कितना हो गया 28 इंटू 6। अब ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 28 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 336 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 336 मीटर स्क्वायर। अब इसके बेस का निकाल लेते हैं हम, एरिया ऑफ बेस। तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस यानी आधार का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा एल इंटू बी। ठीक है, ये हमको ऐड करना है इसी में, तो हो जाएगा 18 इंटू 10, तो कितना हो गया 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल शीट कितना लगा टैंक बनाने में, यानी कुल कितनी चादर लगी, तो हो जाएगा टोटल शीट्स एरिया फॉर टैंक, टोटल शीट्स एरिया
फॉर टैंक। अब देखो कितना लगा, तो भाई 4 का तो इतना लगा 4 वॉल्स का 336 प्लस इतना ये बेस का लगा आधार का तो 180 मीटर स्क्वायर। अब इसको ऐड कर लो, अब इसको ऐड करोगे 336 प्लस कितना 180 तो ये हो जाएगा 516 मीटर स्क्वायर। ये हो गया ऐड करने पर। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये कह रहा है कि जो चादर लगी है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, ये कह रहा है कि निर्माण में 2 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी। तो कहने का मतलब ये है कि जितना इस चादर का क्षेत्रफल होगा, जितना इस सीट का एरिया होगा उतना ही इसका एरिया है, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं यहीं पर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा L इंटू बी होता है, ठीक है। और हमें क्या क्या दिया है, हमको चौड़ाई केवल दिया गया है, तो L इंटू 2 इज इक्वल टू 516। हो गई बात खत्म, ठीक है ना। तो यहां से सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा L यानी जो चादर की लंबाई होगी कितना हो जाएगा 516 अपॉन ये मल्टीप्लाई तो इधर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 कितना बचा 1 2 5 जा 10 2 8 जा 16 यानी कितना हो गया 258 मीटर। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना। तो मैंने मतलब बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना, ठीक है। जब ये एक सेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा से देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या दिया गया है कि आर रेक्टेंगुलर शीट इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना, लॉन्ग एंड 30 सेंटीमीटर वाइड, 4 स्क्वायर्स ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर आर कट फ्रॉम शीट्स कॉर्नर, एन ओपन बॉक्स इज मेड बाय रिमेनिंग शीट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। क्या है कि एक आयताकार चादर की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई जो है वो 30 सेंटीमीटर है। चादर के चारों कोनों से 5 सेंटीमीटर माप के वर्गाकार टुकड़े काटकर शेष चादर से खुली संदूक बनानी है, तो संदूक का आयतन कितना होगा। समझ लो भाई बात क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि कोई एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, कोई आयताकार चादर है। तो पहले क्वेश्चन समझ लेना, क्या कह रहा है कि कोई एक आयताकार चादर है, तो ये चादर हो गई भाई, ठीक। अब यहां पर क्या करना है हमें कि इसकी जो लेंथ दी गई है वो 40 और ब्रेथ जो दी गई है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो दी गई है वो 30 सेंटीमीटर दी गई है। इसके कॉर्नर से चारों इधर से और इधर से और इधर से ये चारों कॉर्नर काट लिए गए। काट लिया गया क्या मतलब, कितना काटा गया 5 सेंटीमीटर का, यानी ये 5 सेंटीमीटर इधर से 5 सेंटीमीटर इधर से 5 सेंटीमीटर इधर से और 5 सेंटीमीटर इधर से ये काट लिया गया, ठीक है। ये बताओ इतना समझ में आ गया, ना समझ में आओ तो बताओ जरूर, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 5 इधर कम हो गया 5 इधर कम हो गया, देखो 5 इधर कम हो गया 5 इधर, यानी ये हो गई 30, ठीक। उसके बाद इधर से देखो ये 30 था, 5 इधर से कम हुआ 5 इधर से कम हुआ, यानी इसकी ब्रेथ कितनी हो गई 30 माइनस 10 20। और ये जब ऐसे फोल्ड किया जाएगा तो यही तो इसकी हाइट होगी, तो हाइट इसकी कितनी हो गई 5। ये समझ में आया, हाइट कितनी हो गई 5 हो गई। अब हमें जो बॉक्स मिला वो बॉक्स हमें कुछ इस तरह से मिलेगा कि जो बॉक्स मिलेगा वो होगा, देखो फिगर समझ लेना, ठीक है। तो ये हमारा बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारा लेंथ ये 30 हो गई और ये ब्रेथ ये 20 हो गई और जो हाइट है ये हमारी 5 हो गई। देखो ये हाइट है तो ऐसे ही तो मोड़ा जाएगा ना, इधर से मोड़ा जाएगा तो ये जो हाइट होगी ये कितना हो जाएगा 5 ना, तो ये हाइट इसकी 5 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें बताना क्या है, तो हमें ये बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम के बारे में क्या बताया फॉर्मूला, इसका आयतन, वॉल्यूम यानी आयतन। तो हमें अगर आयतन निकालना हो तो आयतन के बारे में क्या बताया कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है ना, यही तो बताया, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहां पर हो जाएगा एरिया ऑफ बेस कितना है 30 इंटू 20 और हाइट कितनी आई 5। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 6 5 जा 30, ये हो गया, और 1 2 3 ये 3 0 हो गया, यानी 3000 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। समझ में। तो पेपर में फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं लिखना कि स्टेटमेंट लिख के सॉल्व करना है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन समझ लो और उसके बाद सॉल्व कर लेना कि हाँ समझ में आ जाएगा तुरंत कि करना क्या है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया,
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अ क्यूबाइड्स डायमेंशंस आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4. If its volume is 3000 centimeter cube, then what is its surface area in centimeter square? एक घनाभ की विमाओं में 2:3:4 का अनुपात है। यदि उसका आयतन 3000 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखो, जब भी ये दिया होगा, रेशियो वाला हिसाब किताब दिया होगा, तो हम सबको अलग अलग एक्स सपोज कर लेना। तो यहां पर एल कितना हो जाएगा 2x, बी कितना हो जाएगा 3x और एच कितना हो जाएगा 4x। ये बात आई समझ में। जब भी रेशियो दिया होगा ना तो उनको अलग अलग एक्स सपोज कर लेना। ठीक है, एल इक्वल्स टू 2x, बी इज इक्वल्स टू 3x एंड एच इज इक्वल्स टू 4x। बस हो गया। अब यहां पर क्या करना है, हमें इसका वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, वॉल्यूम दिया गया, क्यूबाइड है, घनाभ है, घनाभ का हमें आयतन दिया गया है। तो हमें यह पता है कि वॉल्यूम क्या होता है क्यूबाइड का, एल इंटू बी इंटू एच, यही तो होता है, एल इंटू बी इंटू एच, यही होता है। और हमें ये दिया गया है 3000, आयतन जो है हमारा, आयतन ही तो होता है, ये वॉल्यूम का मतलब क्या है, आयतन ही तो है। तो हमें ये कितना दिया गया 3000 यानी 3000, ये रख लो। एल कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, बी कितना हो गया 3x, एच कितना हो गया 4x। सॉल्व कर लो भाई, कितना हो गया 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 24। एक्स एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई हो गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3000। बताओ इतना समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो बताना जरूर इतने में। तो यहां पर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो यहां पर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3000 अपॉन 24 मल्टीप्लाई है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर 24 डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे 24 से तो ये 125 टाइम्स होगा। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू हो गया 125। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्यूब उधर जाएगा तो ये क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक है ना, और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, इसके 3 पेयर बाहर आते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो क्यूब रूट वाला जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो बहुत अच्छे समझ जाओगे। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू, अब इसका मतलब इसका 3 के सेट बना के, स्क्वायर में 2 के सेट बनाते हैं, यहाँ 3 के सेट बनाएंगे। तो 125 यानी 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अभाज्य गुणनखंड, तो हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये हो गया 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी इसके 3 के सेट, तो यानी 5। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 आ गई। अब हमको सारी चीजें पता लग गई, हमको एल भी पता लग गया, बी भी पता लग गया, एच भी पता लग गया। कैसे? ऐसे भाई देखो, एल हमारा कितना है 2x, देखो एल कितना है 2x है, तो लिख लेते हैं, यहीं पे लिख देता हूं ना। एल जो हमारा है ये दिया गया है 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे 5, तो हो जाएगा 2 5 जा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमें बी कितना दिया गया 3x, तो यहां पर हो जाएगा 3, और x की वैल्यू कितनी आई 5, तो 5 3 जा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर h कितना दिया गया 4x, तो ये रख लो 4 और x यहां रखोगे 5, क्योंकि 5 हमने निकालना है, तो 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है। ठीक है, टीएसए ऐसे लिख देता हूं, टीएसए टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ। तो क्या हो जाता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2L कितना आया, L आया हमारा 10 इंटू B कितना आया 15। ठीक है ना, फिर प्लस लगो, फिर B कितना आया 15 और H कितना हुआ 20 प्लस H कितना हुआ 20, L कितना है 10। बस ये हमको सॉल्व कर देना है। ठीक, आसानी सॉल्व हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 2, यहां इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 150 प्लस 15 2 जा 30 यानी 300 प्लस 20 10 जा 200, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है 2 इंटू कितना हो जाएगा, ऐड कर लो, 3 and 2 5 and 1 6 यानी 650, ये दूंगा 650। अब 650 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 650 का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 0, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 1 13 यानी 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो आ गया आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसका पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 काफी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। ठीक है ना,
देखो क्या दिया है, 800 पैकेट्स ऑफ सीमेंट कैन बी केप्ट इन अ रूम 20 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 8 मीटर हाई. इफ लेंथ मे बी डबल, breathe 1 whole 1/2 times itself, but height not be changed, then how many packets of cement could be kept in it. क्या कर रहा है कि 20 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे गोदाम में 800 बोरी सीमेंट रखी जा सकती है. यदि गोदाम की लंबाई दूनी और चौड़ाई 1.5 गुनी कर दी जाए तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रखी जाए तो कितनी बोरी सीमेंट रखी जा सकती है. अब देखो क्वेश्चन को समझना. यहां पर क्या क्या इसने कहा, इसने सबसे पहले तो एक कितना है, 800 पैकेट है ना, तो 800 पैकेट है तो हम क्या करेंगे, 800 पहले तो हम निकाल लेते हैं कि मतलब टोटल इसका वॉल्यूम क्या है. ठीक है, टोटल वॉल्यूम यानी ये जो रूम दिया गया है इस रूम में कितने वॉल्यूम की एक बोरी रखी जाएगी ये निकाल लो. 800 पैकेट है. ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट सीमेंट. ठीक है, एक पैकेट का निकाल लेते हैं तो यहां लिख लो कि वॉल्यूम ऑफ 1 पैकेट सीमेंट. ठीक, 1 पैकेट सीमेंट. डायरेक्ट समझो बात को. क्या कह रहा है, सबसे पहले अगर हम पूरे रूम का निकालें तो कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच होता है ना. L हमारा 20 है, B 12 है और H जो है वो 8 है. तो ये तो पूरे कमरे का है, लेकिन हमें और उसमें 800 पैकेट सीमेंट रखे हैं. तो अगर एक पैकेट में कितनी जगह लेगा ये देखना, एक पैकेट में कितना वॉल्यूम होगा. तो हम क्या करेंगे, 800 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन 800. ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लो. ठीक, और उसके बाद 8 10 ये कर लो. उसके बाद ये जीरो काटो, यहां पर एक डेसिमल लगा लो तो कितना हो जाएगा, 12 2 24 यानी 2.4 मीटर क्यूब. ये आ गया एक बोरी सीमेंट का. ठीक है ना, तो एक बोरी सीमेंट का इतना आ गया. अब हम इसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर इसकी जो लेंथ है कमरे की वो डबल कर दी जाए तो कमरे की जो लंबाई है वो डबल कर दो. पहले कितनी थी, 20 थी, अब कितनी कर दो, अब डबल कर दो यानी 40 मीटर कर दो. ठीक है, फिर क्या कह रहा है, और उसकी जो ब्रेथ है वो 1.5 गुनी कर दो. तो ब्रेथ कितनी थी भाई, 12 मीटर थी ना. अब कितना कर देना, 2 1 2, देखो 2 1 2 और प्लस 1 3 यानी 3/2. तो इसका अगर हम 3/2 कर दें, देखो कितना है इसका 3/2. तो 2 1 2 2 6 12 यानी 6 3 कितना हो गया, 18 मीटर हो गया. और हाइट हमें वही रखनी है. ठीक है, हाइट में कोई चेंज नहीं. ये कह रहा है ना कि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे. ठीक है, बट हाइट नॉट बी चेंज्ड, यही तो कहा गया था क्वेश्चन में ना, बट हाइट नॉट बी चेंज्ड. तो अगर हाइट नहीं चेंज करनी तो हाइट वही रहने दो. हाइट कितनी थी, 8 थी, तो रख लो भाई, हाइट जो थी वही रहने दो. तो ये हो गया 8 मीटर. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे इसका, कि मतलब इसमें कितने पैकेट रखे जा सकते हैं. ठीक है, कितने पैकेट रखे जा सकते हैं. तो हो जाएगा पैकेट्स इन न्यू रूम, यानी जो नया रूम बना है जब बढ़ाने के बाद, तो उसमें कितने पैकेट रखे जा सकते हैं नए रूम में. तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम निकाल लो तो हो जाएगा 40 इंटू 18 इंटू 8. और कितने रखने, एक बोरी कितनी है, 2.4 की. एक बोरी 2.4 मीटर क्यूब की है. ठीक है, तो इसमें कितने रखे जा सकते हैं निकाल लेते हैं भाई. यहां से काम करो, ये हटाओ और यहां पर पहले एक जीरो लगा लो. ठीक है ना, अब यहां पर कर लेते हैं 6 4 जा, और ये हो जाएगा 6 3 जा, और ये हो जाएगा 4 से 4 10 जा 40. तो ये मल्टीप्लाई कर लो, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और 2 टाइम 0 है, 2 0 है तो 2 0 लगा लो. तो कितना हो गया, कितने सीमेंट आएंगे, 2400. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. ठीक है ना, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो तो उसके बाद सब कर लोगे. स्टेटमेंट लिखने की मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको स्टेटमेंट लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो फिर अगला देख लेते हैं. अब ये तो हो गया हमारे क्यूबाइड के क्वेश्चन यानी घनाभ के. अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो होगा घन का. तो देखो बच्चों, घन के बारे में, घन क्या होता है यानी क्यूब, यानी ये बिल्कुल ना एज अ क्यूबाइड यानी घनाभ के जैसे ही होते हैं. बस उसमें क्या होता है कि उसके जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, आयताकार होते हैं, और इसके जो फेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं यानी वर्गाकार होते हैं. ठीक है ना, इसमें भी उसमें कितने थे,
उसमें भी देखो एक ये, ठीक है ना, और दूसरा ये हो गया, ठीक, गिन लेते हैं कितने फेस हैं, 2 ये हो गए, फिर ये 3 हो गया, उसके बाद ये 4 हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद ये वाला हिस्सा ये 5, और ये वाला हिस्सा ये हो गया 6। यानी इसके भी टोटल कितने फेसेस होंगे, 6 फेस होंगे, ठीक है ना, यानी 6 फलक होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर 6 इक्वल फेस से, 6 इक्वल फेस से और जो स्क्वायर फेस हो, उनसे जो स्ट्रक्चर बनता है वही क्यूब होता है। यानी 6 समान और वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति जो होती है वो घन कहलाती है, ठीक है ना। तो यहां पर हमको करना क्या है, सबसे पहले इनकी जो साइड्स हैं, अगर साइड मान लो कि ये साइड ए हो, ये सभी तो इक्वल हैं, यानी एल भी ए है, बी भी ए है और एच भी ए है, ठीक है ना, तीनों चीजें ए है। तो अगर हमें मान लो इनका बताना हो संपूर्ण पृष्ठ है, यानी इसका अगर हमें टीएसए बताना हो, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, चाहे संपूर्ण पृष्ठ लिखा रहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो दोनों चीजें एक ही हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ तो कितना हो जाएगा, 6, ये 6 है तो 6 हो गया। क्या उसमें क्या पढ़े थे हम, एल बी इंटू बी एच इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही तो पढ़े थे ना। तो यानी सबका ए स्क्वायर, यानी 3 बार ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया। तो टीएसए क्या हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर। समझ में आ रही ना बात। देखो क्या होता है कि एक बार तो इसका 2 ए स्क्वायर, 6 है ना टोटल, तो 6 में देखो, 6 में 2 2 2 तो बराबर है, तो इसका हो जाएगा 2 ए स्क्वायर, इसका 2 ए स्क्वायर और इसका 2 ए स्क्वायर, यानी ये वाले, ठीक है। उसके बाद ये बाहर वाले दोनों, एक पीछे वाला और ये साइड वाले दोनों, तो ये दोनों हो गए सबके 2 ए स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखो, अगर मान लो हमें इसका वॉल्यूम बताना हो, इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन, तो आयतन के बारे में क्या बताया था, आयतन के बारे में कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही तो बताया था। तो आधार का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया क्या है, स्क्वायर है, तो यानी इसका ए स्क्वायर और हाइट ए हो गया, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर इंटू ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए क्यूब, खत्म बात, आसान है ना। फिर उसके बाद अगर ये कहा जाए कि भैया इसका 4 फेस का, ठीक है ना, अगर 4 फेस हो तो 4 फेस का इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो सी एस ए चाहे लिख लो, ठीक है, या फिर एरिया ऑफ 4 फेसेस, 4 फेसेस यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर, एक का ए स्क्वायर तो 6 का 6 स्क्वायर, 6 है, अगर 4 का निकालना है तो 4 ए स्क्वायर, ठीक है ना, यानी 4 ए स्क्वायर, हो गई बात। उसके बाद इसमें भी अगर हमें मान लो सबसे लंबी छड़ रखनी हो, तो इसका मतलब इसके विकर्ण यानी इसके डायगोनल, यहां से यहां तक ऐसे ही तो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा। तो अगर हमें मान लो विकर्ण या डायगोनल निकालना हो, क्या निकालना हो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायगोनल और हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, ठीक है। तो इसका भी वही फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 इंटू ए, यानी √3 इंटू साइड। तो ये तो हो गया फार्मूला। अब इस फार्मूले पे देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे लगेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन इसका, ठीक है, क्यूब का यानी घन का, कि फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विद द साइड ऑफ 8 सेंटीमीटर। क्या है कि 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो हमें, चलो ठीक है, हमें ए तो पता है कि 8 सेंटीमीटर है, फिर क्या कर रहा है, इसका वॉल्यूम बताना है यानी आयतन। तो हमें वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम क्या हो, आयतन। तो हमने आयतन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या देखा, आयतन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, ए क्यूब, ठीक है ना। तो ए क्यूब, ए की वैल्यू कितना, 8, तो ये हो गया 8 क्यूब। अब 8 का क्यूब करोगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8, यही तो होगा। तो 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, तो इसका आंसर हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब, 512 सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्या कर रहा है, इसका सरफेस एरिया बताओ, यानी टीएसए पूछ रहा है, ठीक है ना, यानी संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया को या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसके बारे में, यानी ये क्या था, ये तो 6 इसके फेसेस थे और एक का एक स्क्वायर होगा एक साइड, तो यानी एक फेस का ए स्क्वायर होगा तो 6 फेसेस का 6 ए स्क्वायर, ठीक, ऐसे याद रखना। तो ये हो जाएगा 6 और ए कितना है 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 8 स्क्वायर है, तो इसलिए 8 इंटू 8 लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 जा 64, 64 6 जा 384, यानी इसका आंसर हो गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर या 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया आंसर, ठीक है।
चलो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या दिया गया? दूसरा दिया गया ना कि फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्टिक दैट कैन बी केप्ट इन अ रूम शेप ऑफ क्यूब विद द साइड ऑफ 12 मीटर। क्या है कि 12 मीटर बीमा के घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई। तो क्या बताया, जब भी बड़ी से बड़ी छड़ के बारे में पूछे तो वहां पर केवल एक ही चीज निकालना, वो है डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल यानी विकर्ण, डायगोनल यानी हमें क्या निकालना है, सबसे लंबी छड़ के लिए विकर्ण निकालना है। और विकर्ण का जो क्यूब होता है ना, यानी घन, तो इसका विकर्ण क्या होता है, √3a। बस यही चीज रखना था। और a की वैल्यू कितना हो जाएगा, √3, और a कितना दिया गया है 12, तो यहाँ 12 रख लो, तो इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है 12√3, कितना 12√3 मीटर। ये हो जाएगा आंसर। अगर मान लो क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी रहेगी तो वो रख के 12 से मल्टीप्लाई कर देना, बस आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है कि द रेशियो बिटवीन टू क्यूब्स वॉल्यूम इज 8:27। तो फाइंड द रेशियो बिटवीन दियर सरफेस एरियाज। ठीक है, क्या दो घनों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। क्या पूछ रहा है, सबसे पहले क्या दिख रहा है, पहले तो इनके देख लो कि इनके आयतन ये दिए गए ना, तो आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। आयतन क्या होता है, ए क्यूब, यानी भुजा का घन, भुजा की घात 3, यही तो होता है। तो हम यहां पर यही निकाल लेते हैं। तो इसमें हम लिख लेंगे कि इनके साइड्स का मतलब साइड्स का रेशियो, हिंदी में लिख देता हूं चलो। तो ये क्या हो जाएगा कि घनों की भुजाओं में अनुपात, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √ ठीक, √ जो भी वॉल्यूम दिया होगा उसका, तो ये हो जाएगा 27, ये तो होगा क्यूब रूट। ठीक है, ये बात आ गई समझ में ना। तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्यूब रूट यानी अगर हम इसका क्यूब निकालेंगे, क्यूब रूट 8 का, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2, और 27 का करोगे तो हो जाएगा 3 × 3 × 3। बस हो गई बात। अब यहाँ पर हमको क्यूब रूट से 3 के सेट बाहर आते हैं, यानी 2/3 हो जाएगा। तो घनों की भुजाओं का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 2:3। ये समझ में आया। लेकिन हमें ये नहीं बताना था, हमें ये बताना है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात, पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात यानी उनका रेशियो बिटवीन दिया टीएसए। तो क्या होता है, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 4a², ये तो हो जाएगा 4a²। तो 4 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेशियो है तो कट जाएंगे। तो इसलिए हम क्या लिख लेंगे, 2/3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 × 2, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 × 3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9। यानी इनका रेशियो कितना हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा 4:9 का, रेशियो हो जाएगा 4:9 का। ये बात आ गई नहीं समझ में। देखो क्या होता है कि जो हमें रेशियो दिया होगा ना, यानी ये जो रेशियो दिया होता है, जो भी किसी चीज का जो आयतन होता है, तो अगर हमें वॉल्यूम देखना हो तो वॉल्यूम क्या बताए थे भाई, वॉल्यूम के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा था ना, ए क्यूब। तो यहाँ ए क्यूब हो गया। ठीक है ना, और क्यूब अगर हम इधर लेके आते हैं तो A = क्यूब रूट, ये हो जाएगा वॉल्यूम। बस यही चीज हमको यहाँ रखना था, हमें साइड निकालनी थी। तो इसके साइड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनके क्यूब रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है ना, तो वॉल्यूम का रेशियो दिया था तो हम 8/27 कर लिए, यहां से हमारा 2√3 आ गया। अब हमें ये पूछा गया कि इसके टीएसए का रेशियो। ठीक है ना, तो टीएसए क्या होता है ये भी जान लो। टीएसए क्या हो जाता है, ये टोटल यानी 6a², ये तो दिया है 6a²। अब हमें यहाँ पर a इतना आ गया, तो ये दो, अच्छा ये क्या है 2/3 क्यों रखे, तो क्योंकि ये 2:3 आया है। ठीक है, ये इनका रेशियो है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि इनका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 6 × 2 का स्क्वायर अपॉन 6 × 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बस ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9। ठीक, समझ में आ गया। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो ऑफ 27:1। अब देखो वॉल्यूम दिया गया ना, तो यहाँ 20:1 दिया गया है।
फाइंड द रेशियो बिटवीन दियर एजेस। उनके दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है, ठीक है। तो उनकी भुजाओं में कितना अनुपात होगा, तो ठीक है हम निकाल लेते हैं भाई। वही सेम चीज क्या हो जाएगा, यही जो यहां लगाए थे ना, यही सेम चीज इधर हो जाएगा। तो लिख लेते हैं क्या हो जाएगा कि रेशियो बिटवीन देयर साइड्स, यानी उनकी भुजाओं के अनुपात, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट रेशियो बिटवीन दियर वॉल्यूम्स, ये तो हो जाएगा ना। अब यहां पर हमें क्या दिया गया है, वॉल्यूम का रेशियो 27:1, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 27/1। ईच का मतलब यही तो होता है ना, रेशियो का मतलब यही होता है अपॉन। तो यहां पर हम क्यूब रूट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 27 का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, और 1 का हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया। तो ये हो जाएगा, यहां से पेयर बाहर आएंगे तो हो जाएगा 3/1, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा 3:1 का। यही हो गया आंसर, 3:1 इसका आंसर हो गया, ठीक। तो ये चीज याद रख लेना, ठीक है ना, कि अगर जो भी होगा ना, कि अगर ये दिया जाएगा कि उनके भुजाओं में अनुपात जो होगा वो क्यूब रूट होगा उनके आयतनों के अनुपात के, ठीक है। तो ये याद रख लेना। अब यहां पर ये तो हो गया, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला देखो बच्चे क्वेश्चन क्या है कि द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज √12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, ठीक है। किसी घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसका आयतन क्या होगा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डायगोनल, क्या है डायगोनल यानी विकर्ण, क्या पढ़ा था, विकर्ण क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था √3a, ये तो फॉर्मूला होता है ना। और हमें ये क्या कहा गया कि द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज √12, यानी ये हमारा दिया गया √12, तो लिख लो √12 इज इक्वल टू √3a। बताओ ये समझ में आया, डायगोनल दिया यानी विकर्ण दिया है ना, तो हम यहाँ विकर्ण यानी डायगोनल के नीचे √12 लिख दिया, इज इक्वल टू इसके हो गया √3a। अब हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a की वैल्यू किससे निकलेगी, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 12 अपॉन √3। अच्छा √12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो कितना हो जाएगा, 2 6 12 और 2 3 6 और 3 1 3, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, रूट से हमेशा पेयर बाहर आता है, तो इसको हम √12 को 2√3 लिख सकते हैं ना, √12 को 2√3 लिख सकते हैं अपॉन √3। अब ये √3 से √3 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो a आ गया, यहां से हमें क्या बताना है, इसका वॉल्यूम बताना है, तो लिख लेते हैं वॉल्यूम यानी आयतन, इसका वॉल्यूम यानी आयतन कितना होगा, देख लो भाई आयतन क्या होता है इसका, a क्यूब, तो a क्यूब रख लो, ठीक है। a की वैल्यू 2 आई है तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 4 4 2 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या दिया गया है, ये दिया गया हाउ मेनी सॉलिड क्यूब्स साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ सॉलिड क्यूब साइड ऑफ 18 सेंटीमीटर, ठीक है। 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं। ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना कि नंबर बताओ कि कोई एक बड़ा सा है, एक बड़ा क्यूब है, समझ लेना बात, एक बड़ा क्यूब है और इसमें से छोटे छोटे क्यूब काटने हैं, कहने का मतलब क्या है कि इसमें से ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्यूब काटने हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसको कई पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब इस तरह के आए कि मतलब इसके नंबर्स बताओ कि कितने हो जाएंगे, तो हो जाएगा नंबर ऑफ सॉलिड्स यानी हो जाएगा ठोसों की संख्या। तो जो बड़ा वाला होगा उसका वॉल्यूम और जो छोटा वाला होगा उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 18 इंटू 18 इंटू 18, और छोटे वाले की साइड 6 है
तो 6 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इसे डिवाइड, ये देखो ये क्या है, ये हो जाएगा ना वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को काट काट के निकालना है। तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कितने क्यूब बनेंगे इससे? 27 क्यूब बनेंगे। बस लग गया क्वेश्चन, ठीक है ना? तो इस तरह से ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब यहां पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो दोनों पर बनते हो, मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों का यूज हो। देखते हैं, चलो। तो क्या दिया है? क्यूबाइड एंड क्यूब, यानी घनाभ और घन पर आधारित प्रश्न। तो इसमें क्या है दिया गया है? द डायमेंशंस ऑफ अ ब्रिक आर 9 इंच, 4.5 इंच एंड 4 इंच। फाइंड वॉल्यूम ऑफ बिगेस्ट क्यूब विच कैन बी कट आउट ऑफ द ब्रिक। क्या कह रहा है? एक ईंट की जो विमाएं हैं वो क्रमशः 9 इंच, 4.5 इंच तथा 4 इंच है। इससे काटे गए बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या है भाई ये, अब ये कह रहा है ना कि एक ईंट है, कोई एक ब्रिक है, तो बना लेते हैं पहले। और ब्रिक कैसा होता है? क्यूबाइड होता है, ठीक है ना? ऐसे ही तो होता है। तो ये मान लो कि एक ब्रिक है। अब इसमें से ये कह रहा है कि इसमें से 4 इंच का है, यानी ये कह रहा है कि इससे बड़े से बड़ा कौन सा क्यूब काटा जा सकता है। तो भाई देखो, सबसे बड़ी साइड इसकी अगर क्यूब में देखें तो 4 ही होगी, क्योंकि अगर हम ये वाली लेंथ से करेंगे तो हमारा क्यूब तो नहीं निकल पाएगा, तो हमारी इस वाली लेंथ से निकलेगी, ठीक है ना? तो इस वाली लेंथ से निकलेगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसकी जो साइड होगी, जो इसका टुकड़ा निकलेगा वो कुछ इस तरह का निकलेगा, ऐसे करके, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो साइड होगी, जो इसके साथ जो क्यूब निकलेगा, जो घन निकलेगा, उसकी साइड जो होगी वो 4 इंच की होगी, ठीक है? तो लिख लेते हैं a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 इंच। बताओ ये बात आई समझ में कि नहीं आई? देखो जैसे ये ईंट है, तो यहां पर अगर हमें इसके एक क्यूब निकालना होगा, तो क्यूब की चारों भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो सबसे छोटी भुजा जो होगी ना, सबसे छोटी साइड होगी, उसी साइड का क्यूब काटा जा सकता है, उससे और एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकता। जो सबसे छोटी साइड होगी उस क्यूबाइड की, क्यूब उसी के साइज का कटेगा। तो इसका मतलब जो क्यूब निकलेगा उसका जो साइड होगा वो कितना होगा? 4 इंच का होगा, यानी 4 इंच का, ठीक है? तो अब इसका वॉल्यूम बताना है, तो इसमें जो निकलेगा वो पूछ रहा है कि उसका जो टुकड़ा निकलेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है? तो वॉल्यूम क्या होता है एक क्यूब का? एक क्यूब होता है, ठीक है? तो ए कितना है? 4, तो ये हो जाएगा 4 क्यूब। अब 4 क्यूब का मतलब हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, तो यानी 64। तो यानी हो जाएगा 64 इंच स्क्वायर, ये स्क्वायर इंच जो भी लिखना चाहो, सॉरी क्यूब इंच, तो लिख लेते हैं INCH, इंच क्यूब। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है? क्यूबिक इंच हो जाएगा। बताओ भाई, ये समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो ही नहीं होगी। तो इससे ही क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या दिया गया है कि अ टैंक इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। देयर इज सम वाटर इन द टैंक। इफ अ स्टोन शेप ऑफ क्यूब आर एंड साइड ऑफ 2 मीटर इज पुटेड इन द टैंक, देन हाउ मच हाई विल वाटर लेवल बी अराइज। देखो क्वेश्चन आसान है। एक हौज की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, ठीक है? कोई क्यूबाइडल हाउस है, कैसा? घनाकार। तो उसकी जो लंबाई दी गई है वो दिया गया 10 और 8 है। इसमें क्या कहते हैं? इसमें एक 2 मीटर भुजा के घनाकार पत्थर डाल देने पर हौज में रखा पानी कितना ऊपर उठ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि पानी उतना ही उठेगा जितना कि इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है? जो पत्थर डाला जा रहा है, ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो लोग पढ़े होंगे जानते हैं कि ऐसे मान लेते हैं कि ये कोई बर्तन है, ठीक है? ये कोई बर्तन है, इसमें कुछ पानी भरा है, ठीक है? मान लेते हैं इसमें कुछ पानी भरा है। तो इसमें अगर मान लो कि 1 किलो का कोई पत्थर डाला जाए, 1 किलो का कोई पत्थर डाला जाए, तो जब ये अंदर जाके डूबेगा ना, तो ये 1 लीटर पानी ऊपर उठ जाएगा,
ये बात आई समझ में। 1 लीटर जैसे कभी घर में भी चेक किए होगे कि बाल्टी में पानी रखा हो और हाथ डाल के उसमें धुलने की कोशिश करो तो पानी बाहर आ जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाल्टी में पानी भरा हो, हम कपड़े धुलने के लिए उसमें डालते हैं और पानी जो है बाहर आ जाता है। क्यों होता है ऐसा? ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से कि अगर कोई भी चीज उसमें डुबोई जाती है ना तो उसका जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो उतना ऊपर होता है जितना डुबाए गए जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका वेट हो। समझ में आ गई बात इतनी? तो यहाँ पर यही चीज हमको यहाँ पर केवल यही चीज समझना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो पत्थर है उसका आयतन क्या हो जाएगा, जो पत्थर है तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्टोन। देखो वॉल्यूम ऑफ स्टोन यानी पत्थर का आयतन। तो कैसा है पत्थर? क्यूबिकल है, यही तो लिखा है ना, घनाकार। तो ये इसका साइड ए दिया गया तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 मीटर क्यूब। ये हो गया 8 मीटर क्यूब। अब यहां पर हमें क्या करना है, अब इसकी जो पानी उठेगी ऊंचाई तो वो इतनी ही उठेगी, ठीक है ना। ये जो ऊंचाई होगी वो इतनी ही उठेगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज और देख लो, क्वेश्चन में कुछ और दिया होगा। इसमें ये कह रहा है कि 10 मीटर और 8 मीटर चौड़ाई है, यानी जो हौज है उसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई जो है वो 8 मीटर है, ठीक है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं इसका 10 और 8। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पानी की ऊंचाई यानी उठे हाइट ऑफ वाटर, ठीक है, हाइट ऑफ वाटर। इतना तो इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ रहे होंगे कि पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो पानी की ऊंचाई हो जाएगी ये 8 अपॉन ये हो जाएगा 10 इंटू 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, इसको सॉल्व कर लो। तो 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 कितना मीटर, 10 मीटर। अब मीटर अब अच्छा नहीं लगता, इसको सेंटीमीटर बदल लेते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अभी 0 से ये 0 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर देखो ये जो कॉन्सेप्ट था ना कि जितना पत्थर डुबोया जाता उतना ही पानी ऊपर, तो हम यहाँ से इसका वॉल्यूम यही तो रख रहे हैं, एल बी इंटू एच, यही तो रखेंगे ना। तो यहाँ पर क्या हाइट यही तो है, हाइट पता नहीं कितनी है, लेकिन इतना है हमको ये पता है जितना ये पत्थर डुबोया गया वो उतना ही हाइट उठेगा, ठीक है। तो हम लिख लेंगे एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 8, यानी यही चीज यहाँ पर हो गया। हाइट हमें निकालनी है तो हाइट ये इतनी उठी है जितनी इसकी पत्थर की है, ठीक है ना, उतनी हाइट। अब अंदर कुछ भरा भी तो था तब तो ये इतना ऊपर उठा है, तो हम क्या करेंगे, इसी को जो ऊपर उठा है ये अपॉन इसका जो होगा 10 इंटू एच या 10 इंटू 8, 8 से 8 1 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 10 मीटर इसका आंसर हो गया। लेकिन फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लिए, तो 1 अपॉन 10 इंटू 100 सेंटीमीटर कर लिया, बस ये हो गया हमारा आंसर। 0 से 0 कैंसिल किया तो 10 सेंटीमीटर ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं फिर से वही बात कर रहा हूं कि वीडियो दोबारा से जरूर देख लिया करो, ठीक है। अब हम आगे जो होगा ना उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कि इसके हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल संडे की स्पेशल क्लास में मैं उसके और क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। तो कल की संडे क्लास जो है वो बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। और चलो, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलो बच्चों, फिर पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।